नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर एक बार फिर से। चलिए, मैंने कहा था कि बुद्धि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सब कंप्लीट करेंगे। देर ना करते हुए एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि आरजीएस एकेडमी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बुद्धि के हमने कहा था कि बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा किया जाएगा, तो इस क्लास में मैं बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, कई तो सिद्धांत हैं, 10 से 15 सिद्धांत हैं मेनली, जिसमें से 8 से 10 सिद्धांतों को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर है बुद्धि के सिद्धांत। हमारा चैप्टर जो है द थियरी ऑफ साइकोलॉजी। द थियरी ऑफ साइकोलॉजी यानी बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। मैंने एक ट्रिक से बुद्धि के 10 सिद्धांतों को आपको याद करा रखा था, तो उसको आप याद करके रखिए। बाकी अब आज का जो हमारा चैप्टर है वह होगा 1 खंड, 2 खंड और त्रिखंड, ठीक है ना। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो में, लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। इसमें एक सिद्धांतों को आज मैं 3 सिद्धांतों को कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे वीडियो में 2-3 सिद्धांत और मतलब 3-4 वीडियो में सिद्धांत को मैं खत्म कर दूंगा। बाकी 1-2 वीडियो में मैं परीक्षणों को, बुद्धि मापन से संबंधित परीक्षण को समाप्त करूंगा। और 1-2 वीडियो मतलब थोड़ा सा बुद्धि में 8-10 वीडियो तो तक जा सकता है, छोटे वीडियो अगर बनेंगे तो। अब बुद्धि के सिद्धांत में पहला जो हम लोग कब पढ़ेंगे, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ठीक है। ये है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है उसको भी आपके लिए जानना जरूरी है। या तो इसको कहते हैं हम एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, या इसको बोलते हैं एक तत्व सिद्धांत, या इसको कहते हैं एक आयामी सिद्धांत, एक आयामी सिद्धांत, या इसी को बोला जाता है बुद्धि का अविभाज्य सिद्धांत। क्या बोला जाता है इसी को? अविभाज्य सिद्धांत। अविभाज्य सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए, बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत है, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसको जाना जाता है एक तत्व सिद्धांत के नाम से, या एक आयामी सिद्धांत के नाम से, या अविभाज्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है देखते हैं। इसका प्रतिपादन किया था, प्रतिपादक की बात करें तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पेरिस यानी फ्रांस, पेरिस विश्वविद्यालय के, पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने ने किया था। और इसका समर्थन अगर बात करें तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिनका नाम है अल्फ्रेड बिने, इन्होंने किया था। और अगर बात करें कि भैया समर्थन किन लोगों ने किया था, तो समर्थन या सहयोग की अगर बात करें, समर्थन में आ जाएंगे आपके थियोडोर साइमन, विलियम स्टर्न, और एक है आपके टर्मनली, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले यहां तक हम क्लियर कर लेते हैं। पहला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की बात हो रही है, जिसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? आपका ऑप्शन जाएगा एक तत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या इसी को एक आयामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या इसी को अविभाज्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पेरिस, ठीक है, पेरिस या फ्रांस।
कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड बीने ने किया था। क्वेश्चन करें कि किसने इसका प्रतिपादन किया था, आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, वहां से क्वेश्चन किया गया है, किसने किया था, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा अल्फ्रेड बीने जी ने किया था। और ये कहाँ के थे, पेरिस। यानी अगर इनका स्थान पूछता है कहाँ के, क्योंकि क्वेश्चन बनता रहता है, तो ऑप्शन अगर पेरिस है तो पेरिस, फ्रांस है तो फ्रांस, ठीक है। अगर विश्वविद्यालय पूछता है तो आपका ऑप्शन जाएगा पेरिस विश्वविद्यालय। अब यहाँ से क्वेश्चन ये करता है कि भैया इनका समर्थन निम्नलिखित में से किन्होंने एक तत्व सिद्धांत का समर्थन किया था, अल्फ्रेड बीने के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो समर्थन करने वालों में आ जाएंगे थियोडोर साइमन, एक है विलियम स्टर्न और एक है आपके टर्मन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, चारों का नाम आपको याद करके रखना है। प्रतिपादन तो मेनली बीने ने किया था, लेकिन इनके इस बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का समर्थन या उनके सिद्धांत में सहयोग जिन लोगों ने किया था, उनमें इन 3 लोगों का नाम बहुत ही अहम है। पेपर उठा करके देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से मतलब एक का बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, इसका समर्थन या समर्थक निम्न में से कौन है या कौन नहीं है, ऐसे करके सबका नाम आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, इस सिद्धांत में कहा क्या गया है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत में अल्फ्रेड बीने जी ने कहा है कि बुद्धि जो है, बीने का कहना था, बीने ने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। देखिए इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, इसीलिए इसको बुद्धि का अविभाज्य सिद्धांत भी बोला जाता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि की अविभाज्य इकाई है, मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता, मतलब कि हम बुद्धि को बाद में चल करके जितने भी बुद्धि से संबंधित आपको सिद्धांत मिलेंगे, तो कई, किसी ने इसके 7 कारक बताए, किसी ने 9 कारक बताए, किसी ने असंख्य कारक बताए, लेकिन इन्होंने कहा कि बुद्धि का कोई भी कारक नहीं होता है, ठीक है ना। बिना कारणता का सिद्धांत किसका है, ठीक है। अब बुद्धि का बिना कारणता का कारक का सिद्धांत किसका है, बिना कारक का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, बिना कारक का सिद्धांत, ठीक है। इजी टू मॉडरेट में क्वेश्चन अगर करें कि बिना कारक का सिद्धांत कौन सा है, तुरंत ऑप्शन आप लगाइए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, बुद्धि को हम बांट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और संपूर्ण जो मानसिक क्रियाएं चलती रहती है, जो मानसिक क्रियाएं हमारी होती हैं, मानसिक क्रियाओं का संपादन बुद्धि द्वारा, ठीक है। इन्होंने कहा कि समस्त जो मानसिक क्रियाएं होती है, मानसिक कार्य होते हैं, उसके संपादन में मेन भूमिका बुद्धि निभाती है। कौन निभाती है, बुद्धि निभाती है। और बुद्धि क्या है, बुद्धि एक ऐसी इकाई है जो कि अविभाज्य है, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को बिना कारक का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। यहां से 2-3 पॉइंट और भी आईएमपी है, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लें। यहां से कुछ चीजें और भी आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन किया जाता है इसी को, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीन या कह सकते हैं कि बुद्धि का प्रथम सिद्धांत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस सिद्धांत की आलोचना अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा करी गई थी, और अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना इसलिए करी थी। देखिए, इसकी आलोचना करने का सबसे बड़ा रीजन है जो इन्होंने इसको बताया कि ये अविभाज्य इकाई है, ये मेन रीजन बन गया आलोचनाओं का। तो मनोवैज्ञानिक बहुत से आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए बुद्धि के अंतर्गत बहुत से तत्व या अवयव शामिल होते हैं। इनके कहने का मतलब हो गया कि सब कुछ बुद्धि ही है, ठीक है। यानी बुद्धि के अंतर्गत अन्य तत्व या अवयव शामिल नहीं है, जैसे कि स्मृति हो गई, ये अव्यय या तत्व है ना, कल्पना हो गया आपका, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, ध्यान हो गया, ये क्या है, ये बुद्धि के क्या है, अवयव है। अगर
ये बुद्धि के मेन अवयव हैं। वैसे बहुत से अवयव हैं बुद्धि के या तत्व हैं, लेकिन ध्यान हो गया, तर्क हो गया, चिंतन हो गया, कल्पना हो गया, स्मृति हो गया, विचार, सोच, सब कुछ आता है इसमें। तो मेनली ये जो अवयव हैं ये मिल करके किसका निर्माण करते हैं? बुद्धि का निर्माण करते हैं। अब इन्होंने शुरू से इन्होंने इसको इनकार कर दिया। इनका जो सिद्धांत है इसमें कहना था कि स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, ध्यान, इन सब चीजों का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, सब कुछ जो है बुद्धि के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, और इन सब चीजों की अगर बात करेगा ऑप्शन में कि अगर आपसे ऑप्शन में बात करें कि जो एक कारक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत में बुद्धि के अवयव की अगर बात करें या तत्व की बात करें तो सब इसमें से कोई भी अवयव इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो बात करते ही नहीं है। ना तो स्मृति की बात करेंगे, ना कल्पना की, ना चिंतन की, ना तर्क की, ना तो ध्यान की, या अन्य जो गौण अवयव हैं या तत्व हैं उनकी भी बातें नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम बुद्धि को इन अवयवों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि है तो सिर्फ बुद्धि है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत की आलोचना करी और इनके सिद्धांत की आलोचना करके कहा कि इनका जो सिद्धांत है वह निरंकुशवादी सिद्धांत है, निरंकुशता का सिद्धांत है, क्योंकि इन्होंने इसमें कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। बुद्धि के बारे में सिर्फ एक शब्द कर दिया, अविभाज्य इकाई है, किसी चीज और चीज को इन्होंने स्थान ही नहीं दिया। जैसे कि चिंतन, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इन चीजों का कोई स्थान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इनका जो सिद्धांत है निरंकुशवादी है, किसी और चीज के लिए इसमें स्थान ही नहीं है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को यानी बुद्धि को क्या बोला गया? ये सब निरंकुशता का सिद्धांत। तो अगर क्वेश्चन करता है कि निरंकुशता का सिद्धांत कौन सा है, तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा ये निरंकुशता का सिद्धांत तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। या निरंकुशता का सिद्धांत किसने दिया था, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा अल्फ्रेड विलेजे ने दिया था। बाकी उनके जो सहयोगी हैं वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, आपका ऑप्शन जाएगा एक कारक सिद्धांत है। या पूछे कि बुद्धि का प्रथम सिद्धांत कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा एक कारक सिद्धांत है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत में से बस इतनी चीजें आप याद करके रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलेंगे बुद्धि का। मैंने कहा कि इस चैप्टर में बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत या द्विकारकी सिद्धांत या बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत, इसको क्लियर करेंगे। अब चलते हैं हम बुद्धि के दूसरा, बुद्धि का दो खंड सिद्धांत। चलिए यहां पे बात आ जाती है। अब जैसे दो खंड सिद्धांत है तो इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, बहुत ही आईएमपी है, इसको देखना। दो खंड सिद्धांत को द्विकारकीय सिद्धांत भी बोला जाता है, द्विकारकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या इसको द्विआयामी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मेनली इसको द्विकारकी या दो खंड सिद्धांत और द्विखंड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसको बुद्धि के दो खंड सिद्धांत को। तो ये वाली चीज आप याद करके रखोगे, द्विकारकी सिद्धांत अगर कहे या द्विआयामी सिद्धांत अगर कहे तो ये बुद्धि का दो खंड सिद्धांत के अंतर्गत ही शामिल। इसके एक दो अन्य नाम भी हैं, जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसको देखना जरूरी है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने, सन भी पूछा गया, इसे सन भी आप याद करके रखो, सन 1904 में किया था। ठीक है, चलिए इसको
देखते हैं, इनका नाम याद होना चाहिए। मैंने ट्रिक बताया था, दो और तीन खंडों का ट्रिक पिछली क्लास में बताया था। तो 2 खंड हो चाहे 3 खंड हो, तीनों से दोनों के कौन है प्रतिपादक? स्पीयरमैन दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ से किया गया है, स्पीयरमैन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, द्विकारकी सिद्धांत या द्विआयामी सिद्धांत या 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन भी है। ठीक है, अब दो खंड सिद्धांत के अंतर्गत आता क्या है? अब देखिए इसमें क्या होता है कि स्पीयरमैन ने बोला, स्पीयरमैन बोलते हैं, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक हैं। बुद्धि के 2 कारक हैं। ठीक है, कौन कौन से? इन्होंने पहला बोला सामान्य कारक, जिसे कहा गया जनरल, जिसे इन्होंने कहा जनरल फैक्टर। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक, जिसे बोला गया स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है जीएफ और इसको बोला जाता है एसएफ। ये है। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे ये वाली चीजें तो क्लियर हो गई हैं। स्पीयरमैन ने बोला कि बुद्धि के कितने कारक हैं। अगर पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, पूछा गया है कि कितने कारक हैं, आपका ऑप्शन जाता है 2 कारक हैं। कौन कौन से? एक सामान्य कारक है जिसको हम बोलते हैं जनरल फैक्टर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जीएफ, और एक है विशिष्ट कारक, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है स्पेशल फैक्टर। जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। इन्होंने कहा कि ये 2 मूल कारण है, कारक हैं किसके? बुद्धि के, और इन्हीं 2 मूल कारकों पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक जो ऊर्जा होती है, मानसिक क्षमता होती है। कहने का मतलब व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक ऊर्जा, संपूर्ण मानसिक ऊर्जा या क्षमता की आधारशिला, यानी व्यक्ति के अंदर जो भी हम मानसिक ऊर्जा या मानसिक क्षमता देखते हैं, उसकी सबकी उन दोनों, उसकी आधारशिला क्या है? उसकी आधारशिला एक तो सामान्य कारक है और दूसरा विशिष्ट कारक है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई थी। अब इन्होंने स्पेसिफाई किया जनरल फैक्टर को और सामान्य कारक को और विशिष्ट कारक को। तो सबसे पहले हम जीएफ को देख लेते हैं, जनरल फैक्टर को देख लेते हैं कि जनरल फैक्टर में इन्होंने क्या बात करी थी। इन्होंने कहा कि जो जीएफ होता है, जनरल फैक्टर जो होता है, इनका कहना था कि जनरल फैक्टर जो होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जन्मजात होता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मतलब जन्म से ही हर व्यक्ति के अंदर एक जीएफ यानी जनरल फैक्टर होता है, एक सामान्य कारक होता है बुद्धि से संबंधित, और जन्मजात होता है, और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा, देखिए यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं जीएफ फैक्टर से आपको याद करके ये रखना है कि जीएफ फैक्टर जो सामान्य कारक है बुद्धि का, इस स्पीयरमैन जी का है, इसको इन्होंने बताया कि ये क्या है? जन्मजात है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कौन सा कारक, स्पीयरमैन का कौन सा कारक जन्मजात है? आपका ऑप्शन जाएगा कि सामान्य कारक जो है जन्मजात होता है। ठीक है, और ये जो सामान्य कारक होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति में, या हम कह सकते हैं प्रत्येक बालक में अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जीएफ फैक्टर है, ये जो जीएफ फैक्टर है ये मतलब चेंजेबल नहीं है, मतलब बदलता नहीं है। उनका कहना था कि इसमें चेंज होता है, इसमें बदलाव होता है। क्या होता है? इसमें बदलाव होता है। और जब यही बदलाव होता है, जब जीएफ फैक्टर में बदलाव होता है, बदलाव होने का मतलब क्या है? इसमें परिष्करण परिमार्जन जब होता है,
परिष्करण, परिमार्जन, या हम कह सकते हैं अर्जन, जब होता है तब एक नए फैक्टर का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट फैक्टर। यानी जीएफ फैक्टर में परिमार्जन होना, परिष्करण होना, या हम कह सकते हैं कि अर्जन होना। अर्जन जब होता है तो, और ये अर्जन परिष्करण परिमार्जन समय के साथ होता है, समय के साथ मतलब होता रहता है। तो जो अन्य कारक आ जाते हैं, ठीक है, जो अन्य कारकों का विकास होता है, इसके द्वारा जिस अन्य कारकों का विकास होता है, अन्य कारकों का विकास होता है, का विकास जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट कारक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट कारक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जीएफ फैक्टर जो जनरल फैक्टर है, यानी जो सामान्य कारक है या जो जन्मजात कारक है, ठीक है, जन्मजात कारक क्या है, सीढ़ी है। जन्मजात कारक क्या है, हम कह सकते हैं कि ये भैया है सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है, या कह सकते हैं ये आधारशिला है। ये आधारशिला है किसकी, विशिष्ट कारक की, जिस पर चढ़ करके क्या होता है, विशिष्ट कारक का निर्माण होता है, यानी कि बुद्धि के दूसरे फैक्टर का निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी संख्या देखिए, विशिष्ट कारक जो होता है ये, इसकी संख्या अनंत हो सकती है। इसकी संख्या अनंत हो सकती है, मतलब कोई सीमा नहीं है कि कितने आपके अंदर विशिष्ट कारकों का विकास हुआ है, कोई सीमा नहीं है। 10-20 हो सकते हैं, 10-100-1000 हो सकते हैं, या बहुत से हजार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी पर हम लोगों ने जन्मजात फैक्टर और क्या, जन्मजात फैक्टर के साथ साथ हमने विशिष्ट फैक्टर की भी चर्चा कर ली है। विशिष्ट फैक्टर में हमको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, यानी समय के साथ साथ जो जन्मजात जो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, उसी के आधार पर उसमें ही एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है बदलाव की, परिष्करण की, परिमार्जन की या अर्जन की, समय के साथ साथ। तो जो नए कारक, अन्य कारक, या जिनको हम कह सकते हैं नवीन कारक, जो नवीन कारक बुद्धि के अंतर्गत शामिल होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट कारक कहते हैं। ठीक है, और विशिष्ट कारकों की संख्या क्या हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। ठीक है, तो मेरी समझ से ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। और ये जो, और मैंने एक चीज और बताया, ये जो जन्मजात कारक है ये सीढ़ी है या आधारशिला है, किसकी, विशिष्ट कारक की सीढ़ी और आधारशिला कौन है, जन्मजात कारक, या इसको कहते हैं जीएफ। बिना जीएफ के एचसीएफ फैक्टर का विकास नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। बिना जनरल कारक के विशिष्ट कारक का निर्माण होना असंभव है। ठीक है, अच्छा, आगे इसमें और कौन सी चीजें हम देख सकते हैं, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से, आईएमपी। ठीक है, तो विशिष्ट कारक और जन्मजात कारक, दोनों कारक मैंने एक ही जगह पे आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कुछ चीजें और हैं कि ये जो विशिष्ट कारक, हमारे अंदर जो विशिष्ट कारकों का निर्माण होता है, मैंने पीछे बता दिया है आपको। विशिष्ट जो कारक आते हैं हमारे अंदर का निर्माण होता है, उसमें मैंने कुछ चीजें जो आपको बताई हैं, उसमें मेन भूमिका कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निभाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ज्ञान हो गया, प्रशिक्षण हो गया, ज्ञान हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अनुभव हो गया, ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, यही सब चीजें हैं मेनली। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम एक विशिष्ट कारक में, विशिष्ट कारक का जो विकास होता है वह ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर होता है, और ये समय के साथ होता रहता है। मैंने बताया इसकी संख्या अनंत हो सकती है। इसकी संख्या क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। मतलब कोई निश्चित नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर विशिष्ट फैक्टर का कितना और कितने प्रकार के विशिष्ट फैक्टरों का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये वाला फैक्ट आईएमपी है। ठीक है, और इसी को हम इसीलिए विशिष्ट फैक्टर को अर्जित कारक कहा जाता है। अर्जित कारक क्यों कहा जाता है इसको, अगर क्वेश्चन करें कि अर्जित कारक कौन सा है, तो आपका जाएगा ऑप्शन विशिष्ट कारक। ठीक है, को ही अर्जित कारक कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि इसको जो है हम मेनली ज्ञान के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा मतलब सीखते हैं समय के साथ साथ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि कुछ गुण जो है जन्मजात होते हैं या हम कह सकते हैं नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल जो होते हैं या जन्मजात जो होते हैं, जैसे जन्म से, जैसे ऐसा तो है नहीं कि शिशु जो होता है खिलौने से खेलता है, फिर इसके बाद हर चीज़ उसका चेंज होता रहता है दायरा। तो अगर खेल की बात करें तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे को, एक बालक है, बालक को क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। उसको जब से उसने खेलना शुरू किया, कहने का मतलब जब से वो पैरों पर चलना शुरू किया या बैट बल्ला पकड़ करके खेलना शुरू किया, तो वो क्रिकेट खेलना शुरू किया, ठीक है। अब ये इसका जीएफ फैक्टर है, जीएफ फैक्टर है। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, वो बड़ा होता गया, तो अगर मान लीजिए उसको कहीं से ज्ञान मिला, किसी कहीं से देखा या कहीं से उसको प्रशिक्षण मिला, या हम कह सकते हैं अनुभव के आधार पे उसके अंतर्गत मतलब उसने जो है फुटबॉल खेलना भी शुरू कर दिया, फुटबॉल खेलना भी शुरू कर दिया। तो अब क्या हो गया कि अब जो है क्रिकेट तो खेल ही रहा था, अब वो फुटबॉल भी खेलना शुरू कर दिया है। तो ये जो हो गया, ये कौन सा फैक्टर हो गया? ये विशिष्ट फैक्टर हो गया, क्योंकि इसको जो है, इसको क्रिकेट खेलने की जो क्रिकेट खेलने का जो कारक था, ये इसका जन्मजात था। लेकिन फुटबॉल खेलना इसने किससे सीखा? या तो प्रशिक्षण से सीखा, या ज्ञान से सीखा, या अनुभव के द्वारा सीखा, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। तो ये वाली चीज मतलब इसमें विशिष्ट कारक में आपको ध्यान देने वाली चीज है, और इसकी संख्या अनंत होती है। आगे वाली चीज ये देखें कि स्पीयरमैन ने कहा कि स्पीयरमैन ने एक बात और कही, स्पीयरमैन के अनुसार किसी कार्य के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए जी प्लस यस फैक्टर जरूरी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपादित करना चाहते हैं, ठीक है, या उसमें आपको विशिष्ट योग्यता हासिल करनी है, तो दोनों फैक्टर आवश्यक है। मतलब जी प्लस यस यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों की आवश्यकता होती है। एक इसका कहना है, स्पीयरमैन जी का कहना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, उन्होंने आगे कहा कि यस फैक्टर जो होता है, यस फैक्टर की 3 विशेषताएं होती हैं। ठीक है। स्पीयरमैन जी ने कहा कि यस फैक्टर की कितनी विशेषताएं, तो क्वेश्चन करे कि स्पीयरमैन के अनुसार यस फैक्टर यानी विशिष्ट फैक्टर की कितनी विशेषताएं हैं, तुरंत आप ऑप्शन मारोगे 3 विशेषताएं होती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज को समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो कहा उन्होंने कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर एक कार्य के लिए जी फैक्टर, जिसको हम सामान्य फैक्टर बोल सकते हैं, जी फैक्टर की मात्रा अधिक हो सकती है, तो उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए जी फैक्टर की मात्रा कम हो सकती है।
सॉरी जी नहीं, यस होगा यहाँ पे, यस, यस फैक्टर की मात्रा। देखिए स्पीयरमैन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया किसी व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी कार्य के लिए, मतलब कोई भी कार्य हो सकता है, चाहे कोई भी कार्य हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं, कहते हैं कि किसी व्यक्ति में एक कार्य के लिए यश फैक्टर यानी कि जो विशिष्ट फैक्टर है उसकी मात्रा अधिक हो सकती है, तो उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए यश फैक्टर की मात्रा कम हो सकती है। उनका कहना था कि एक कार्य के लिए, किसी व्यक्ति में कहते हैं एक कार्य के लिए यश फैक्टर की मात्रा अधिक हो सकती है, तो उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए यश फैक्टर की मात्रा कम हो सकती है। यानी कि जो हम अर्जित जो अर्जित, क्योंकि विशिष्ट फैक्टर अर्जित होता है, तो जो अर्जित हमने गुण जो विकसित किए हैं या ज्ञान अर्जित किया है या जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, उसका कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है क्रिकेट खेलना, ठीक है, ये हमने मान लीजिए कि हमारा यश फैक्टर है, ठीक है, और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति मैं ही हूं, मैं ही व्यक्ति हूं, और मेरे अंदर इस कार्य के लिए यश फैक्टर यानी कि विशिष्ट फैक्टर की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब मैं ही वही व्यक्ति हूं, मेरे अंदर हो सकता है कि टेनिस खेलने, मान लीजिए ये भी क्या है, यश फैक्टर है, विशिष्ट कारक है, तो टेनिस खेलने की दूसरा कार्य होगा ना, दूसरे कार्य के लिए हमारा जो टेनिस खेलने का जो विशिष्ट फैक्टर है उसकी मात्रा कम हो सकती है, या हम कह सकते हैं यह हमारे लिए कम महत्वपूर्ण, या हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए कम महत्वपूर्ण, या मतलब हमारे बुद्धिमत्ता के हिसाब से, या तो हमें समझ में ना आया हो, या तो हमारा इंटरेस्ट कम रहा हो, जो कुछ भी रीजन हो, तो हमारे लिए क्रिकेट खेलना हो सकता है कि ये भी विशिष्ट फैक्टर है, ये भी विशिष्ट फैक्टर है, लेकिन इसमें हमारी रुचि अधिक हो और इसमें हमारी रुचि कम हो। कहने का मतलब है कि यश फैक्टर हो चाहे जी फैक्टर हो, दोनों में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों पाई जाती है। किसी व्यक्ति में हो, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके अंदर ये दोनों जो यश फैक्टर है, दोनों के प्रति दोनों की मात्रा, या कह सकते हैं कि दोनों की मात्रा समान हो, यानी कि उसे क्रिकेट खेलने में भी उतना ही आनंद आता हो जितना कि टेनिस खेलने में आनंद आता है। तो ये रही इनका स्पीयरमैन की परिभाषा के अनुसार जो जी फैक्टर और यश फैक्टर है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, इन्होंने कहा था। अब एक चीज और है इस वाले फैक्टर में बहुत ही एमपी, स्पीयरमैन ने ये जो स्पीयरमैन का बुद्धि का दो खंड सिद्धांत है, यह सिद्धांत सभी सिद्धांतों की आधारशिला, सभी सिद्धांतों की आधारशिला पिता या जननी है, ठीक है। ये वाला बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार किया गया है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अन्य बुद्धि के सिद्धांतों की आधारशिला है, या पिता है या जननी है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं द्विकारकी सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत, जो कुछ भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि आधारशिला है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो होता है, ये जो बुद्धि का दो खंड सिद्धांत द्विकारकी सिद्धांत है, यह क्या है, द फादर आर मदर ऑफ others theory of intelligence, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द फादर ऑफ मदर बुद्धि, ये जो द्विकारकी सिद्धांत है क्या है, द फादर और मदर ऑफ अदर्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की आधारशिला है, या आधारशिला का मतलब क्या है, नींव है,
यानी कि इसी बुद्धि की इसी दो खंड सिद्धांत पर ही अन्य सिद्धांतों का जन्म हुआ है। ये सारे आईएमपी फैक्ट है, इसको आप याद से याद मतलब पूरी तरह से याद करके रखोगे। अब हम चलते हैं बुद्धि के लास्ट वाले पर, इसको मिटाते हैं। लास्ट त्रिखंड सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत, इसको हम त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं। या तीन तत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें तीन तत्वों का समावेशन है, तीन तत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि स्पीयरमैन ने बाद में चल करके अपने दो खंड सिद्धांत में संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद इन्होंने त्रिखंड सिद्धांत में बुद्धि के कारक जो बताए वो तीन बताए। दो कारक तो हमको पहले से ही पता है, सामान्य कारक पहला था जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, दूसरा क्या था, विशिष्ट कारक था, और तीसरा क्या था, अब तीसरा आ जाएगा इसमें सामूहिक कारक। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नया नहीं है। बाद में चल करके स्पीयरमैन ने ये कहा कि बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत में इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि के दो कारक नहीं होते हैं, बुद्धि के तीन कारक होते हैं, ठीक है। और तीन कारक में इन्होंने जो नया कारक जोड़ा था वो था सामूहिक कारक। कौन सा कारक, सामूहिक कारक। अब सामूहिक कारक में कुछ नहीं है, इन्होंने कहा, इनका कहना था कि जो सामूहिक कारक होता है, सामूहिक कारक का जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण है किससे होता है, यही दो, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक से। यानी कि सामान्य कारक प्लस अर्जित कारक, अरे विशिष्ट इसको बोलेंगे विशिष्ट कारक। या अगर हम थोड़ा सा भाषा को चेंज कर दे तो कह सकते हैं कि इसको, क्योंकि सामान्य को जन्मजात बोला जाता है, तो जन्मजात प्लस कौन सा, अर्जित। इन्हीं दो कारकों के द्वारा जो एक नवीन कारक का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सामूहिक कारक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये जन्मजात कारक है, ठीक है, ये विशिष्ट कारक है, ठीक है। तो इन जन्मजात और विशिष्ट कारकों के बाद जिस कारक का निर्माण होता है उसे विशिष्ट कारक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने विशिष्ट कारक के बारे में जो बताया था, जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्टेशन है, एक पहला ये स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा कि चूंकि पीछे बताया गया है कि जन्मजात कारकों सॉरी, हाँ ठीक है, सामान्य कारक, ठीक है, सामान्य कारक की सीढ़ी पर चल करके विशिष्ट कारक का निर्माण होता है, ठीक है। और विशिष्ट कारक अनंत होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक जन्मजात कारक बुद्धि के अंतर्गत क्या था, जैसे मान लीजिए पढ़ना, ठीक है, मान लीजिए पढ़ाई इंटरेस्ट है किसी बालक का, ठीक है। अब बाद में जैसे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि मैंने बोला परिष्करण, परिमार्जन और अर्जन, जिसमें ज्ञान क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान के द्वारा या अर्जन के द्वारा या हम कह सकते हैं प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है। तो मान लीजिए कोई बालक में जन्मजात पढ़ने वाला गुण है, बाद में उसके अंदर खेलने का गुण भी आ जाता है, अर्जित कर लेता है, ठीक है ना। खेलने में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाएंगी, दौड़ना, ठीक है, तैरना, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो जैसे तैरना ही हो गया, तैरने का गुण भी उसने अर्जित कर लिया, ठीक है। फिर आगे चल करके मान लीजिए उसने भाषा ज्ञान अर्जन का मतलब कई प्रकार की भाषाओं के ज्ञान अर्जित करने का गुण प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। मान लीजिए उसने अपनी लेखन शैली
में मौलिकता ला दी या लेखन शैली को विशिष्टता प्रदान कर दी, या हम कह सकते हैं कि उसने अपने अंदर कुछ और विशिष्ट गुणों का विकास हो गया, क्योंकि विशिष्ट गुण अनंत होते हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ गुण ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि उसमें वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से जिसको हरफनवाला बोलते हैं तो हरफनवाला नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण कई तरह के आते रहते हैं उसके अंदर। तो ऐसे जो विशिष्ट गुण आए हैं यहाँ से यहाँ जाने के अंतर्गत, इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में, दोनों स्टेशन के बीच में पढ़ना, यहाँ पढ़ने का हमारे पास गुण था। इसके बाद क्या किया हमने, खेलना अर्जित गुण, तैरना अर्जित गुण, भाषा ज्ञान अर्जित गुण, लेखन कला अर्जित गुण, ये सब कई ठो अर्जित गुण हमने जो इनके बीच में जो दूरी तय की, दूरी तय करने के दौरान जो गुण अर्जित किए, यही क्या है, हमारे सामूहिक कारक हैं। क्या है, सामूहिक कारक हैं। और ये सामूहिक कारक को इन्होंने क्या नाम इनका, स्पीयरमैन ने बोला था उभयनिष्ठ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन कारक हैं, इनके सिद्धांत का जितना भी प्रतिपादन है सब कुछ क्लियर हो गया है। सामान्य कारक हो गया, विशिष्ट कारक हो गया, सामूहिक कारक हो गया। और सामूहिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, यही जो विशिष्ट कारक हैं, ये जो विशिष्ट कारक हैं के दौरान खेलना, तैरना, भाषा ज्ञान, लेखन और मतलब कला, चाहे कोई भी चीज़ों का विकास होता है, तो ये मान लीजिए विशिष्ट कारक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस विशिष्ट, यही जो विशिष्ट कारक होते हैं, यही जो है मेनली सामूहिक कारक। देखिए कई ठो मिल गए ना, इतने सब मिल गए, ये सब मिल करके क्या करते हैं कि सामूहिक कारक का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, सामूहिक कारक का निर्माण कर देते हैं। समूह में है इसलिए इसको इन्होंने क्या कहा, सामूहिक कारक की संज्ञा प्रदान की। तो चलिए ठीक है, हमने एक खंड सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत और तीन खंड सिद्धांत को देख लिया है। अब अगली वाली क्लास में हम लोग चलेंगे तो गिलफोर्ड जी का, थॉर्नडाइक जी का बहुकार के सिद्धांत और उनका सिद्धांत सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के बस इतना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।